गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपके हिंदी के गद्य खंड में सेकेंड चैप्टर डायरी का एक पन्ना हट गया है। अब हम आज आपका लेते हैं थर्ड चैप्टर का पारा वामेरो कथा। इसको पढ़ने से पहले हम इसके लेखक को पढ़ेंगे। इसके लेखक है लीलाधर मंडलोई। 1954 की जन्माष्टमी के दिन छिंदवाड़ा जिले के एक छोटे से गांव गुड़ी में जन्मे लीलाधर मंडलोई की शिक्षा दीक्षा भोपाल और रायपुर में हुई। किनकी? लीलाधर मंडलोई की। प्रसारण की उच्च शिक्षा के लिए 1987 में कॉमनवेल्थ रिलेशंस ट्रस्ट लंदन की ओर से आमंत्रित किए गए। इन दिनों प्रसार भारती दूरदर्शन के महानिदेशक का कार्यभार संभाल रहे थे। तो ये वहाँ काम कर रहे थे महानिदेशक के रूप में। लीलाधर मंडलोई मूलतः कवि हैं। देखिए, ये कथाकार के साथ साथ पहले मूल क्या है, मूलतः मतलब मूल इनकी जो रचनाएं वो क्या है, वो कवि हैं। वो रचनाएं करते हैं, कविताएं करते हैं। इनकी कविताओं में छत्तीसगढ़ अंचल की बोली की मिठास और वहाँ के जनजीवन का सजीव चित्रण है। किस तरह का? छत्तीसगढ़ अंचल के क्षेत्र का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियों पर लिखा गया इनका गद्य अपने आप में एक समाज शास्त्रीय अध्ययन भी है। मतलब समाज जो अध्ययन किया है जनजातियों के ऊपर, उसकी एक कथा के रूप में इन्होंने लिखा है। उनका कवि मन ही वह स्रोत है जो इन्हें लोक कथा, लोकगीत, यात्रा वृत्तांत, डायरी, मीडिया रिपोर्टाज और आलोचना लेखन की ओर प्रवृत्त करता है। मतलब वो कविता रचने के साथ साथ रिपोर्टाज, मीडिया, डायरी आदि भी लिखते हैं। अपने रचना कर्म के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित मंडलोई जी की प्रमुख कृतियां हैं। देखिए, इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं? घर घर घुमा, रात बिरात, मगर, एक आवाज़, देखा अनदेखा और काला पानी। अब हम आते हैं पाठ प्रवेश पर। जो सभ्यता जितनी पुरानी है, क्या माना जाता है? सभ्यता संस्कृति जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उसके बारे में उतनी ही ज़्यादा किस्से कहानी भी सुनने को मिलती है। किस्से जरूरी नहीं है कि सचमुच उस रूप में घटित हुए हों। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो किस्सा लिखा जा रहा है वो सेम वैसा ही घटित हुआ हो। उसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा किया जाता है। जिस रूप में हमें सुनने या पढ़ने को मिलते हैं, इतना जरूर है कि इन किस्सों में कोई ना कोई संदेश या सीख निहित होती है। मतलब कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई मिलती है और संदेश दिया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तमाम तरह के किस्से मशहूर हैं। इनमें से कुछ को लीलाधर मंडलोई ने फिर से लिखा। प्रस्तुत पाठ, जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, कौन सा? तारा वामेरो कथा इसी द्वीप समूह के एक छोटे से द्वीप पर केंद्रित है। उक्त द्वीप में विदेश गहरी जड़ें जमा चुका है। मतलब आपस के जो द्वेष थे वो उसकी गहरी जड़ें जमा चुकी थी। मतलब जो पुरानी परंपराएं थी वो स्थायी रूप से बन चुकी थी। उस विद्वेष को जड़ मूल से उखाड़ने के लिए एक युगल को आत्म बलिदान देना पड़ा। युगल मतलब एक जोड़ा, है ना? उसी युगल के बलिदान की कथा यहाँ बयान की गई है। मतलब उस बलिदान की कथा, किसको? एक जोड़े की बलिदान की कथा को यहाँ बताया गया है। प्रेम सबको जोड़ता है और घृणा दूरी को बढ़ाती है। ये माना गया है कि प्रेम हमेशा जोड़ता है और घृणा जो है आपस में दूरी को बढ़ाता है। इससे भला कौन इनकार कर सकता है? इसलिए जो समाज के लिए अपने प्रेम का, अपने जीवन का तक बलिदान करता है, समाज उसे न केवल याद रखता है बल्कि उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देता। यही वजह है कि तात्कालिक समाज के सामने एक मिसाल कायम करने वाले इस युगल को आज भी उस द्वीप के निवासी गर्व और श्रद्धा के साथ याद करते हैं। अब हम पढ़ेंगे तारा वामेरो कथा। तारा वामेरो कथा में ऐसा है कि एक पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए एक युगल जोड़ा, मतलब हम ये समझ सकते हैं कि प्रेमी जोड़ा किस तरह से प्रेम वियोग में अपना दम तोड़ता है और जो लड़का है वो किस तरह से
उस परंपरा को तोड़ते हुए अपने आप को बलिदान कर देता है। अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है। कौन सा? अंडमान द्वीप समूह का अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान। यह पोर्ट ब्लेयर से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। कितना? 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इसके बाद निकोबार द्वीप समूह की श्रृंखला आरंभ होती है, जो निकोबारी जनजाति की आदिम संस्कृति के केंद्र है। वहाँ की जो जनजाति थी वो वहाँ की संस्कृति थी। कौन सी? निकोबार और अंडमान द्वीप समूह में। निकोबार द्वीप समूह का पहला मुख्य द्वीप है कार निकोबार। कौन सा? पहला कौन सा है? कार निकोबार, जो लिटिल अंडमान से 96 किलोमीटर दूर है। मतलब एक तो पहला है कार निकोबार और दूसरा है लिटिल अंडमान, और दोनों के बीच में कितनी दूरी है? 96 किलोमीटर दूर है। निकोबारियों का विश्वास है कि प्राचीन काल में ये दोनों द्वीप एक ही थे। मतलब वहाँ के लोगों का कहना है कि ये जो दोनों द्वीप है पुराने समय में एक ही थे। इनके विभक्त होने की एक लोक कथा है जो आज भी दोहराई जाती है। जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं वो एक वहाँ की लोक कथा है जो लोग आज भी उनको याद करते, दोहराई जाती है, मतलब आपस में बोली जाती है। सदियों पूर्व जब लिटिल अंडमान और कार निकोबार आपस में जुड़े हुए थे तब वहाँ एक सुंदर सा गांव था। मतलब जब दोनों द्वीप जुड़े हुए थे तब वहाँ बहुत प्यारा सा गांव था, सुंदर गांव था। पास में एक सुंदर और शक्तिशाली युवक रहा करता था। एक वहाँ एक लड़का था जो बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली था। उसका नाम था ततारा। क्या नाम था? लड़के का नाम क्या था? ततारा। निकोबारी उसे बेहद प्रेम करते थे। ततारा एक नेक और मददगार व्यक्ति था। मतलब वो सबकी मदद करता था, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता। अपने गांव को ही नहीं अपितु समूचे द्वीपवासियों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझता था। मतलब वो ऐसा नहीं कि अपने घर का ही काम करता था, वो गांव का भी काम करता था और गांव के साथ साथ आसपास के गांव के लोगों की भी मदद करता था। उसके इस त्याग की वजह से वह चर्चित था। सभी उसका आदर करते थे। वह वक्त मुसीबत में उसे स्मरण करते थे, मतलब याद करते थे। मतलब सुख और दुख में दोनों में उसे याद करते थे। वह भागा भागा वहाँ पहुँच जाता था जहाँ लोग उसे याद करते थे। दूसरे गांव में भी पर्व त्योहारों के समय उसे विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। मतलब पर्व और त्योहारों पर उसको विशेष रूप से आमंत्रित किया जाता था। उसका व्यक्तित्व तो आकर्षक था ही, मतलब उसका व्यक्तित्व एक आकर्षक व्यक्तित्व था, वो सबको अच्छा लगता था। साथ ही साथ आत्मीय स्वभाव की वजह से लोग उसके करीब रहना चाहते थे। मतलब उसका स्वभाव ऐसा था, सबके साथ आत्मीयता से जुड़ता था। ऐसा मतलब दिखावटी काम नहीं था कि फॉर्मेलिटी करता था सिर्फ, वो हमेशा आत्मीयता के साथ लोगों से जुड़ता था। पारंपरिक पोशाक के साथ वह अपनी कमर में सदैव एक लकड़ी की तलवार बांधे रहता था। तलवार तो होती थी पर काय की रहती थी? लकड़ी की। लोगों का मत था कि बावजूद लकड़ी के होने पर उस तलवार में अद्भुत देवी शक्ति थी। ऐसा लोगों का मानना था कि उसकी लकड़ी में एक देवी शक्ति है। ततारा अपनी तलवार को कभी अलग नहीं होने देता था। उसका दूसरों के सामने उपयोग भी नहीं करता था। वो हमेशा अपना तलवार का उपयोग करता था पर खुद करता था, और ऐसा करता था कि कोई उसे देखे नहीं। किंतु उसके चर्चित साहसिक कारनामों के कारण लोग बाग तलवार में अद्भुत शक्ति का होना मानते थे। मतलब लोग मानते थे कि इसके अंदर जो शक्ति है वो इसकी तलवार की वजह से है, ऐसा सभी लोग मानते थे। ततारा की तलवार एक विलक्षण रहस्य थी। मतलब एक ऐसा रहस्य था जो कभी कोई नहीं जान पाया। अब आगे देखिए। एक शाम ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद, ततारा बहुत काम करता था, दिन भर जब थक गया और काफ़ी परिश्रम किया, अथक मतलब बहुत परिश्रम के बाद समुद्र किनारे टहलने निकल पड़ा। समुद्र मतलब सूरज समुद्र से लगे क्षितिज तल डूबने को था। क्षितिज मतलब जहाँ धरती और आकाश का मिलन होता है। ऐसा जान पड़ता है ना कि एक सीमा खत्म हो रही है और धरती और आकाश का मिलन होता है, वहाँ क्या कहा जाता है? क्षितिज तले डूबने को था। मतलब शाम ढलने को थी। समुद्र से ठंडी बयारें मतलब हवाएं आ रही थी। पक्षियों की सायंकालीन चहचहाटे शनि क्षीण होने को थी। मतलब पक्षी भी अपने घर को लौट रहे थे। उसका मन शांत था। वो मतलब चुपचाप बैठा हुआ था, बिल्कुल शांत मन से, विचार मग्न।
तो तारा समुद्री बालू पर बैठकर सूरज की अंतिम रंग बिरंगी किरणों को समुद्र पर निहारने लगा। तभी कहीं पास से उसी मधुर गीत गूंजता सुनाई दिया। मतलब तारा वहाँ समुद्र के किनारे बैठा था, ढलते हुए सूरज को देख रहा था। उसी समय उसे कहीं से एक मधुर आवाज़ सुनाई दी। कोई लड़की जो है गीत गा रही थी, तो उसे ऐसी आवाज़ उसके कानों में सुनाई दी। गीत मानो बहता हुआ उसकी तरफ आ रहा हो। बीच बीच में लहरों का संगीत सुनाई देता। गायन इतना प्रभावी था, मतलब बहुत अच्छा था कि उसका प्रभाव उस पर पड़ रहा था कि वह अपनी सुध-बुध खोने लगा। लहरों के एक प्रबल वेग ने उसकी तद्रा, मतलब उसकी एकाग्रता, मतलब जिसे शांत भाव में सब बैठा हुआ था ना, वो हटा दी, एकाग्रता भंग कर दी। चैतन्य होते ही वह उधर बढ़ने को विवश हो उठा जिधर से वो आवाज़ आ रही थी। गीत के स्वर बह रहे थे और वो विकल सा उस तरफ बढ़ता जा रहा था। विकल मतलब व्याकुल सा। अतः उसकी नज़र एक युवती पर पड़ी जो ढलती हुई सामने सौंदर्य में बेसुध एकटक समुद्र की देह पर डूबते आकर्षक रंगों को निहारते हुए गा रही है। यह एक श्रृंगार गीत था, मतलब वो एक श्रृंगार गीत, मतलब बहुत अच्छा सुंदर मन को लुभाने वाला गीत गा रही थी और वो एकटक समुद्र को देखे हुए गीत गा रही थी। उसे ज्ञात ही न हो सका कि कोई अजनबी युवक उसे निःशब्द ताके जा रहा है। मतलब वो जो लड़की जो गीत गा रही थी, तो उसको ये पता नहीं था कि एक लड़का जो उसे देख रहा है। एकाएक एक ऊंची लहर उठी और उसे भिगो गई। समुद्र से एक लहर उठी और लड़की को भिगो गई। वो हड़बड़ाहट में गाना भूल गई। इससे पहले कि वह सामान्य हो पाती, उसने अपने कानों में गूंजती गंभीर आकर्षक आवाज़ सुनी। मतलब जैसे ही पानी की लहर उसके ऊपर आई और उसने अपना गाना बंद कर दिया, और गाना बंद होके वो जैसे ही मतलब सामान्य हो पाती, मतलब अपनी मेन सिचुएशन में आ पाती, उससे पहले उसको एक आवाज़ सुनाई दी। तुमने एकाएक इतना मधुर गाना अधूरा क्यों छोड़ दिया? किसने पूछा? तंतारा ने। मतलब वो जैसे ही एकदम पानी की लहर से अचानक से उठी, तो उसको आवाज़ सुनाई दिया कि तुमने अचानक इतना मधुर जो गाना गा रही थी वो क्यों बंद कर दिया? तंतारा ने विनम्रतापूर्वक कहा। अपने सामने एक सुंदर युवक को देखकर वह विस्मित हो गई। विस्मित होना मतलब आश्चर्यचकित हो गई। उसके भीतर किसी कोमल भावना का संचार हुआ, किंतु अपने को संयत कर, मतलब अपने को संभाल कर उसने बेरुखी के साथ जवाब दिया। मतलब एक कोमल भावना का तो जागी, पर उसने फिर भी अपने आप को संभाला और अजनबी से सही से बात करना जरूरी नहीं समझा। उसने वो, आप देखो लड़की क्या कहती, पहले बताओ तुम कौन हो? इस तरह मुझे घूरने और इस असंगत, मतलब बिना मतलब के प्रश्न का कारण अपने गांव क्यों करते हो? अपने गांव के अलावा किसी और गांव के युवक के प्रश्नों का उत्तर देने को मैं बाधित नहीं हूँ। मैं मतलब अपने गांव के अलावा दूसरे गांव के लड़के को प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी नहीं समझती। यह तुम भी जानते हो, मतलब तुम्हें ये भी नियम पता होगा। वहाँ का नियम ऐसा था कि एक गांव का लड़का दूसरे गांव की लड़की के साथ विवाह नहीं कर सकता था। मतलब जो जिस गांव का लड़का और लड़की है वो उसी गांव में विवाह करते थे। वहाँ अंडमान निकोबार और लिटिल अंडमान के, जहाँ पुराना एक ही समय था जब दोनों द्वीप एक जगह, तब ये नियम था। वहाँ के एक गांव में एक ही लड़का और लड़की की शादी होती थी, दूसरे गांव के लड़के लड़कियों की शादी नहीं होती थी। ततारा मानो सुध-बुध खोए हुए था। जवाब देने के स्थान पर उसने पुनः अपना प्रश्न दोहराया। मतलब ततारा ने उस लड़की के प्रश्न का जवाब नहीं दिया और उसने वापस अपना प्रश्न जो था वो रिपीट कर दिया। तुमने गाना क्यों रोक दिया? फिर क्या पूछता है, तुमने गाना क्यों रोक दिया? गाओ, गीत पूरा करो। सचमुच तुमने बहुत सुंदर और सुरीला कंठ पाया है। वो उसके गीत की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने गाना क्यों बंद कर दिया? तुम गाओ ना, तुमने जो सुरीला कंठ पाया उससे तुम गाओ, तुम वाकई बहुत सुंदर गा रही हो। यह तो मेरे प्रश्न का उत्तर न हुआ। लड़की क्या कहती, ये तो मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ। युवती ने फिर से कहा, सच बताओ तुम कौन हो? लड़की वापस पूछती, लपाती गांव में ने तुम्हें कभी देखा नहीं। लड़की बोलती कि लड़की जो थी वो लपाती गांव में रहती थी और उसने क्या बोला कि मैंने कभी तुम्हें लपाती गांव में देखा नहीं। तो तारा मानो सम्मोहित था
उसके कानों में युवती की आवाज़ ठीक से पहुंच न सकी। उसने पुनः विनय की, तुमने गाना क्यों रोक दिया? मतलब वो तारा बार बार यही प्रश्न करे जा रहा था कि तुमने गाना क्यों रोक दिया, गाओ ना। युवती झुंझला उठी, मतलब झुंझला उठी मतलब चिढ़ गई। देखो ये किसी बच्चे की किताब है, उसने डिफिकल्ट वर्ड को सही जगह लिख रखा है। वह कुछ और सोचने लगी। अंततः उसने निश्चय पूर्वक एक बार पुनः लगभग विरोध करते हुए कड़े स्वर में कहा। अब उसने लड़के ने थोड़े से गुस्से में चिढ़ के बोला कि बार बार ये वही प्रश्न करे जा रहा है। जब मैं उसे नाम बोल रही हूँ कि तुम कौन हो, तो ये बताने की बजाय वो मुझे बार बार कह रहे हो कि तुम गाओ। दृढ़ता की हद हो गई। गुस्से में लड़की क्या कह रही, मतलब तुम कितने बेशर्म हो, तुम बार बार मुझसे ये पूछे जा रहे हो। बेशर्म का मतलब नीरज हो। मैं जब भी परिचय पूछ रही हूँ और तुम बस एक ही राग अलाप रहे हो, मतलब एक राग अलापना मतलब बार बार एक ही बात को कहना, गीत गाओ गीत गाओ। आखिर क्यों? क्या तुम्हें गांव का नियम नहीं मालूम? इतना बोलकर वह जाने के लिए तेजी से मुड़ी। तो तारा मान लो कुछ होश आया, मतलब तारा जिस एक ही बार को बार बार बोले जा रहा था, उसको कुछ होश आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बार बार ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। जब लड़की जाने लग गई तो तारा ने उसका रास्ता रोका और कहने गिड़गिड़ाने लगा। उसके सामने रास्ता रोककर मानो गिड़गिड़ाने लगा। मुझे माफ़ कर दो, जीवन में पहली बार मैं इस तरह विचलित हुआ हूँ। तुम्हें देखकर मेरी चेतना लुप्त हो गई, मतलब मैं अपने होश खो चुका था। तुम्हें देखकर या तुम्हारे गाने को सुनकर मैं तुम्हारा रास्ता छोड़ दूंगा, बस अपना नाम बता दो। ततारा ने व्यवस्था में आग्रह किया, मतलब ततारा ने बार बार विनयपूर्वक फिर से यही बात कही कि तुम अपना नाम बता दो। उसकी आंखें युवती के चेहरे पर केंद्रित थी, मतलब उसकी आंखें जो है उस लड़के का चेहरा ही देख रही थी। उसके चेहरे पर सच्ची विनय थी। अब लड़की जो है वो भी देख पा रही थी कि ये सच्ची विनम्रता भाव से पूछ रहा है। तो उसने अपना नाम बताना सही समझा। अब वो क्या बोलती, वाह मी रो। एक रस घोलती आवाज उसके कानों में पहुंची। किसके कानों में? ततारा के कानों में, लड़के के कानों में। वामीरो, वाह मी रो। वाह कितना सुंदर नाम है, कल भी आओगी ना? यहाँ ततारा ने याचना भरे स्वर में कहा। किससे कहा? वामिरो से। लड़की का नाम क्या था? वामिरो। और लड़के का नाम क्या था? ततारा। दोनों अलग अलग गांव के थे। अब हम आगे की जो कथा है, ये लघु कथा है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आप ये चैप्टर पढ़ें और इसको समझें। ओके, हैव ए नाइस डे।